Hello everyone, welcome to Future Series Institute online classroom. Today we will discuss RMS 2019 science paper for class 9th. ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्वेश्चंस देखेंगे एंड उनके सॉल्यूशंस एंड उनके आंसर्स एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माई सेल्फ. So without further ado, let's start with the video. Okay, so the question number 1 is the numerical ratio of the numerical ratio of displacement to distance for a moving object is. Okay, so basically उन्होंने क्या पूछा है, displacement और distance के ratio के बारे में कि इनका ratio क्या होगा. So the correct answer of this question is either the distance will be either the ratio will be equal to 1 or less than 1. Okay. Question number 2, if we release a magnet held in our hand, it falls to the ground. The force which makes the magnet fall down is an example of balanced force, unbalanced force, magnetic force and muscular force. So basically इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि लेट्स से आपने अपने हाथ से एक मैग्नेट ड्रॉप कर दिया, ठीक है, एंड दैट मैग्नेट फॉल्स डाउन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. सो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इन चारों में से कौन से फोर्सेस का एग्जांपल है. तो फिलहाल इन ऑप्शंस के मुताबिक ग्रेविटेशन वुड बी एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, जब एक साइड से फोर्स लग रहा होता है एंड दूसरी साइड से उससे कम फोर्स लग रहा होता है. मतलब कि दो फोर्सेज अगर लग रहे हैं तो उनमें से वो एक फोर्स ज़्यादा है एंड दूसरा कम है. सो दैट इज़ द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स. अब क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एंड ऊपर कोई फोर्स है नहीं और ये नीचे गिर रहा है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स एंड उसी रीज़न से ये मैग्नेट जो है नीचे गिर गया. आपने अगर फोर्स चैप्टर पढ़ा हो, फोर्स टॉपिक पढ़ा हो, तो आपको पता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स ही वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई मोशन होता है. अगर हमारी फोर्सेस बैलेंस होती है तो मोशन विल नॉट हैपन, ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही जगह रहेगा. बट अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो मोशन विल इंडीड हैपन. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन बी, अनबैलेंस्ड फोर्स. Third question is a car is moving through a crowded market. The motion of car is an example of. Okay, so आप इसमें assume करिए कि there is a car which is inside a crowded market. ठीक है, there are lots of people around it. So obviously अगर एक crowded market में ये कार है तो ये obviously speed up नहीं कर सकती. इस ड्राइवर को हर बात पे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ब्रेक लगाना पड़ेगा, गाड़ी को पूरा स्टॉप करना पड़ेगा एंड देन बिल्कुल ज़ीरो से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा. सो मे बी हो सकता है किसी सेकंड इसकी स्पीड हो 10 किलोमीटर्स पर आवर, बट तुरंत ही कोई आगे आ गया गाड़ी के तो उसको ज़ीरो करनी पड़ गई एंड देन 0 से 5 पे स्टार्ट किया उसने. फिर 5 के बाद में उसको थोड़ा ओपन स्पेस मिला तो 15 पे पहुंचा, 20 पे पहुंचा, बट उतने में तुरंत सामने कोई और आ गया तो वो फिर ड्रॉप होके कहाँ पहुंच गया, 6 पे, 7 पे. सो बेसिकली ये क्या है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल पीरियड्स ऑफ टाइम. अगर आप हर 5 सेकंड का इंटरवल भी देखोगे ना इस गाड़ी का तो ये अपनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएगी, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. ओके, so the question number 4 is the maximum displacement of a body from its mean position is called amplitude. Basically let's suppose this is a pendulum, it swings to this point and it swings to this point and उसके बाद वो वापस इधर उधर चले जाता है. तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा या तो इस साइड पे या इस साइड पे उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. कि मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करते वक्त या हिलते वक्त वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब कवर करता है, उस चीज़ को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज एम्पलीट्यूड. द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यहाँ पे मैं 4 यूनिट्स दे रखी है, न्यूटन, पास्कल, ओम एंड मीटर्स. न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड मीटर आप सबको पता है लेंथ की यूनिट है. सो इन चारों ऑप्शंस में से बी इज द राइट आंसर बिकॉज पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. 6th है, अ हॉट यूटेंसिल इज केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम टू कूल डाउन, ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग्स बाय विच प्रोसेस. ए कंडक्शन, B convection, C radiation and D both A and B.
सो इसमें क्या बोला गया है कि एक लेट से ये यूटेंसिल है, ठीक है, एंड इट इज़ क्वाइट हॉट, इसको हमने आग से दूर रख दिया, इसको हमने यहाँ पे फ्लेम थी उससे दूर रख दिया है। तो अब हमें ये बताना है कि ये यूटेंसिल अपनी हीट कैसे लूज़ करेगा। ये यूटेंसिल जो है अपनी हीट दो तरीक़ों से लूज़ करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्शन, ये आसपास की सराउंडिंग्स में अपनी हीट ट्रांसफ़र करता रहेगा। अगर आप इसको किसी लेट से किचन की स्लैब पे रखते हो या ग्राउंड पे रखते हो या लेट से इसको टेबल पे रखते हो, तो जहाँ पे भी रखोगे ना, ये अपनी हीट जो है उसको दूसरे सॉलिड्स को ट्रांसफ़र करता रहेगा, विच इज़ द कंडक्शन। एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। मतलब सेकेंड चीज़ जो इसमें आएगी रेडिएशन आएगी, बिकॉज क्यों, रेडिएशन जो है हर एक हीटेड ऑब्जेक्ट रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र करता है। रेडिएशन के लिए आपको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती रहती, तो इसलिए ये बर्तन जो है दो तरीक़ों से अपनी हीट लूज़ करेगा। फर्स्ट इज़ कंडक्शन, क्योंकि वो सॉलिड्स में अपनी हीट ट्रांसफ़र कर देगा, एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, बोथ ए एंड बी। ओके, seventh is swimming pools appear shallower than they actually are, it is because of which phenomena। इन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि जब आपका स्विमिंग पूल आपने कभी देखा हो, लेट्स से दिस इज़ अ पूल एंड देयर इज़ वाटर फिल्ड टू टॉप, तो अब इस पूल की हाइट जो है, डेप्थ लेट से वो है 4 मीटर्स, बट आप जब इसको ऊपर से देखते हो, आपने जब इसको देखा अपनी आइज़ के थ्रू, तो ये आपको कितनी दिख रही है, आपको लग रहा है कि ये जो है ये अराउंड 2 मीटर्स, ये ज़्यादा गहरा नहीं है, बट असलियत में बहुत गहरा होता है। अगर आप स्विमिंग पूल कभी गए हैं अपनी लाइफ में तो आपको ये बात पता चलेगी। इसका रीज़न होता है रिफ्रैक्शन। बेसिकली होता क्या है, जब लाइट मीडियम्स चेंज करती है ना, जब वो किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जाती है, वो वैक्यूम से गैस में आए, वो एयर से वाटर में जाए, वो रिफ्रैक्ट करती है। रिफ्रैक्ट क्या होता है कि अगर ये ऐसे आ रही है लाइट वेव, ये भी फिलहाल एयर में, पर जैसे ही वाटर में आई ना, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो उसी डायरेक्शन चेंज करने की वजह से, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, हमें इसके डिस्टेंस का प्रॉपर पता नहीं चल पाता। तो 4 मीटर की चीज़ जो है वो हमें 2 मीटर की दिखाई देती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दी रिफ्रैक्शन। विच कलर ऑफ लाइट इज डिस्पर्स्ड मोस्ट बाय प्रिज्म। सो इसमें क्या बोला गया कि कौन सा कलर जब आप प्रिज्म रखते हो एंड उसमें से 7 कलर्स निकलते हैं अलग अलग, तो इन सारे कलर्स में से कौन सा कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, डिस्पर्स होता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ब्लू। जो ब्लू कलर होता है ना, उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, एंड उसी वजह से इसकी स्कैटरिंग जो होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। एंड यही रीज़न है कि हमारा जो आसमान भी है वो नीला है, द स्काई इज़ ब्लू, कोई और रंग नहीं है। इट इज़ ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। सो द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 8 इज सी, ब्लू। Ninth question is ball bearings in machines are used to A, decrease friction, B, decrease surface area, C, remove contact force, and D, to increase lubrication। So इस क्वेश्चन का आंसर है A, to decrease friction। तो अगर आपने कभी देखा हो, बहुत सारी मशीन्स में ऐसा एक गोला होता है एंड उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, बॉल बेयरिंग्स जिसे हम कहते हैं। सो इन बॉल बेयरिंग्स का बेसिकली काम क्या होता है, इन मशीन्स के अंदर फ्रिक्शन को एलिमिनेट करना, फ्रिक्शन को एलिमिनेट करना, ताकि मशीन जो है वो उसके अंदर वियर एंड टियर ना हो। वियर एंड टियर सब क्या समझते हैं, उस मशीन में घिसावट ना हो, मशीन खराब ना हो, इसलिए हम उसका फ्रिक्शन कम कर देते हैं। ठीक है। So the number 10 is students were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding frictions in decreasing order. The correct arrangement is given below. So इसमें क्या बोला गया है कि आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, कि सबसे वीकेस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शन से लोएस्ट पे जाना है, स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट से लोएस्ट पे। तो हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, एंड देन उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है तो उस पर फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा लग रहा है, कोई चीज़ को आप घसीट रहे हो उस पर
स्टैटिक से कम लग रहा है बट फिर भी लग रहा है. एंड रोलिंग इज जब आप किसी चीज़ में टायर लगा देते हो तो उसमें सबसे कम फ्रिक्शन लगता है. सो द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 10th इज सी, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग. स्टैटिक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, sliding is the second strongest form of friction and rolling is the weakest form of friction. Okay. Question number 11 is 1 Newton is equals to how many dynes? So dynes जो होते हैं ना, dynes फोर्स की एक स्मॉलर यूनिट होती है. ठीक है. 1 न्यूटन में 10,000 डाइन्स होते हैं. ठीक है. सॉरी 1,00,000 डाइन्स होते हैं आपके 1 न्यूटन में, विच इज 10 to the power 5 डाइन्स. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, डाइन. द स्पीड ऑफ साउंड इज लोएस्ट इन सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेज एंड वैक्यूम्स. ये क्वेश्चन सबसे सिंपल है क्योंकि इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि हमें पता है कि साउंड को पार्टिकल्स चाहिए ट्रैवल करने के लिए. सॉलिड्स चाहिए या फिर लिक्विड्स चाहिए या फिर गैसेस चाहिए, बट कुछ ना कुछ इसे चाहिए ही चाहिए. ठीक है. वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, तो वैक्यूम में साउंड की स्पीड कितनी होती है? 0 मीटर्स पर सेकेंड. सो सबसे लोएस्ट स्पीड साउंड की कब होती है? वैक्यूम में. नेक्स्ट है 13, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज. अब जब आप एक प्लेन मिरर के अगेंस्ट खड़े होते हो तो उस इमेज के 2 प्रॉपर्टीज होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीधी आती है. ठीक है, बिल्कुल सीधी, खड़ी हुई, टेढ़ी नहीं आती, जिसको हम इरेक्ट कहते हैं. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी. एंड सेकंड कि वो वर्चुअल होती है, कि मतलब उस इमेज को आप किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. अगर आप पीछे एक पर्दा लगा दोगे और आप सोचोगे कि मैं इसको देख रहा हूँ और मैं पीछे दिख जाऊँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो क्या 2 चीज़ें होती है? इरेक्ट एंड वर्चुअल. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. 13th डी. Then is 14th question, seismic focus for earthquake is also known as pericenter, radial center, epicenter and hypocenter. सबसे पहले तो समझिए ये फोकस होता क्या है. फोकस बेसिकली क्या होता है? अ पॉइंट वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स. पॉइंट वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स. ठीक है, मतलब जमीन के नीचे एक ऐसा पॉइंट, लेट से ये हमारा सरफेस है एंड ये हम जमीन के अंदर लेट से इस पॉइंट से हमारा भूकंप स्टार्ट हुआ है, अर्थक्वेक. तो ये क्या है? उसका फोकस है. ये अर्थक्वेक का फोकस है, ये सेस्मिक फोकस है. अब हमें क्या पता करना है कि फोकस का ऑल्टरनेटिव नेम क्या होता है. फोकस का ऑल्टरनेटिव नेम होता है हाइपोसेंटर. सो द 14th क्वेश्चन आंसर इज डी, हाइपोसेंटर. हाँ, 15th क्वेश्चन इज इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 55 देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी. अब अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको एक बात पता होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 50 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 होगा. एंड इन दिस केस अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 55 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 55 ही होगा. So the answer to the 15th question is C. 16th है, on passing electric current through the solution of electrolyte, the solution experiences A magnetic effect, B heating effect, C chemical effect या D none of these. So the answer to the 16th question is chemical effect. जब जैसे ही आप एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में करंट पास करोगे ना, वो आयंस के अंदर टूटने लग जाएगा, कैटायंस के अंदर एंड एनायंस के अंदर. सो ये केमिकल इफेक्ट है. तो अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास करते हो, सो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल हैपन. सो द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 16th इज सी, केमिकल इफेक्ट. 17th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है खुद के बलबूते पे, एंड उसको कोई भी और चीज़ की जरूरत नहीं है. अगर आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो या फिर अपनी केमिस्ट्री थोड़ी रीड करी है, तो आपको पता होगा कि जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस या जिनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, वो इकलौते ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारी टेबल में जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अदर एटम्स. ठीक है. सो इन चारों में से नोबल गैस हमारी हीलियम है,
तो हीलियम हो गया आपका, क्रिप्टॉन हो गया, आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, एंड आपकी एटसेट्रा जितनी भी नोबल गैसेज हैं सिर्फ वही ऐसे एलिमेंट्स हैं या वही ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. सो द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 17 इज बी, हीलियम. हाँ, 18th क्वेश्चन इज द कंबाइंड मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास को हम क्या कहते हैं? इज इट ए एटॉमिक नंबर, बी एटॉमिक मास, सी मोलिकुलर मास एंड डी मोलिकुलर नंबर. अब सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैं बेसिकली आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है. जब भी आप किसी क्वेश्चन के बारे में अनश्योर हो, आप एलिमिनेट करो उन ऑप्शंस को जो आपको पता है कि बिल्कुल सही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे किस चीज़ की बात हो रही है? एटम की. अगर एटम की बात हो रही है तो मोलिकुलर और सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि मोलिकुलर मास और मोलिकुलर नंबर है, तो इनको हमने एलिमिनेट कर दिया. अब दो चीज़ें जो हमारे पास बचती है वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन एटम. एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मास इन एन एटम. तो अगर किसी लेट्स से एक इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं कि एक प्रोटॉन का मास है 2 ग्राम एंड एक न्यूट्रॉन का मास है 2 ग्राम, तो 4 ग्राम्स, ये जो 4 ग्राम्स आया है ये बेसिकली क्या है? एटॉमिक मास. अब प्लीज़ नोट कि ये जो मैंने ये आपको बताया है ये टोटली इमेजिनरी है. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और एटम का वेट ग्राम्स में होता ही नहीं है. इट इज़ मच स्मॉलर, नैनोग्राम्स होता है और उससे भी छोटे होते हैं. सो एनीवेज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज बी, एटॉमिक मास. फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज अ रिजल्ट of loss or gain of electrons, protons, neutrons and atoms. Okay, तो आयंस चीज आपने पढ़ी है. आयंस आर इधर पॉजिटिव या नेगेटिव. आयंस आर क्लोजली रिलेटेड टू चार्ज, राइट? इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया आपके. बैटरीज के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो आयंस का नाम आता है. सो आप मेरे को बताइए एक बार सोच के कि इन चारों चीज़ों में से कौन सी वो चीज़ है जो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है. क्या वो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम है? मेरे हिसाब से एंड आप सबके हिसाब से भी, मतलब करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो है ए, इलेक्ट्रॉन. बिकॉज इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से या घटने से आयंस की फॉर्मेशन होती है. जब भी ये चार्ज वाली बात आए ना आपसे एटम से रिलेटेड, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो भूल ही जाना क्योंकि आंसर हमेशा इलेक्ट्रॉन होने वाला है जब भी हम किसी चार्ज के बारे में बात करते हैं. ठीक है, बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं ना वो न्यूक्लियस में सेंटर में बैठे रहते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके आर पार चक्कर लगाते हैं एंड उसी वजह से ये आयंस, चार्ज, ऐसी चीज़ें जनरेट होती हैं. ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल? गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर. अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है तो आपको पता है कि सबसे नीचे उसके अंदर गोल्ड आता है. सो गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. गोल्ड बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता. गोल्ड डजंट रिएक्ट विद द मोस्ट ऑफ द स्टफ, डज नॉट रिएक्ट. ठीक है, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है. ठीक है, उसी के अलावा यही रीज़न है कि गोल्ड को हम ज्वेलरी में भी यूज़ करते हैं क्योंकि ना तो वो हमारी स्किन से रिएक्ट करने वाला है, ना कोई उस चीज़ से जो हमारे स्किन के ऊपर गिर जाए या गोल्ड के ऊपर गिर जाए एंड हमें डैमेज कर दे. इसलिए गोल्ड को हम एज ज्वेलरी प्रेफर करते हैं as compared to any other element. So the answer of the 20th question is A, gold. 21st question is which of the following is used to freeze food? Hydrogen, liquid nitrogen and nitrogen. Obviously the answer is liquid nitrogen. ये बात आप सारे जानते होंगे. Liquid nitrogen is very cold. It is used to freeze food and it is also used to preserve dead matter. ठीक है, अगर कोई एनिमल की डेथ हो जाती है, कोई ह्यूमन की डेथ हो जाती है, कोई प्लांट है, उसकी बॉडी को कंजर्व करना है आपको डेथ के बाद भी, तो हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं. लिक्विड नाइट्रोजन इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी डेंजरस टू यूज़. अगर आप कभी यूज़ करते हैं तो बी केयरफुल अबाउट इट. बट आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा लिक्विड नाइट्रोजन क्या है बिकॉज ऑफ ऑल द यूट्यूब एक्सपेरिमेंट्स दैट आर आउट देयर. सो एनीवेज 22nd क्वेश्चन इज डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ए आइसोमर्स, बी आइसोटोप्स, सी एलोट्रॉप्स एंड डी पॉलीमर्स. द आंसर इज एलोट्रॉप्स. एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एक जब एक ही एलिमेंट के
अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। आप एलोट्रॉप्स को मान लीजिए वेरिएशन सिंपल लैंग्वेज में, तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है ना वो कार्बन के वेरिएशंस है। तो जैसे कार्बन के दो एलोट्रॉप्स हैं, एक तो डायमंड हो गया एंड दूसरा ग्रेफाइट हो गया, है दोनों कार्बन ही बट स्ट्रक्चर में बिल्कुल अलग है। डायमंड एक ज्वेलरी में यूज होता है आपके, बहुत एक्सपेंसिव है, एंड ग्रेफाइट आपकी पेंसिल्स में यूज होता है, नॉट सो मच एक्सपेंसिव। सो बेसिकली ये दोनों एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, जिनका मतलब कि ये एसेंशियली है तो कार्बन ही बट इनके अंदर काफ़ी वेरिएशंस है, काफ़ी डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ये इवन दो दोनों कार्बन है ये एक अलग एलिमेंट्स की तरह बिहेव करते हैं या अलग सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी एलोट्रॉप्स। 23rd question is which of these can you substitute for glass in windows? A polythene, B PVC, C perspex and D Teflon. हाँ, so let me just go over one by one. पॉलीथीन आपको पता है क्या होती है, प्लास्टिक्स के थैलियाँ या प्लास्टिक बैग्स हम इन्हें कह सकते हैं। पीवीसी होता है जो वायर के ऊपर जो प्रोटेक्टिव मेटल यूज होता है ना, आपकी इलेक्ट्रिकल वायर्स, आपकी फाइबर वायर्स, कॉपर वायर्स, उसको हम पीवीसी कहते हैं। नाउ perspex इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये ग्लास सब्सटीट्यूट होता है, ठीक है, बिल्कुल ग्लास की तरह ही दिखता है, कांच की तरह, एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो कांच की तरह। आप नेट पे इसकी पिक्चर भी देख सकते हो। एंड डी इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आपकी यूटेंसिल्स में यूज होता है। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि इट इज़ रियली एसिड रेजिस्टेंस। इसके अंदर एसिड रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत हाई होती है, जिस कारणवश इसको हम यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं। सो द आंसर टू 23rd क्वेश्चन इज सी perspex। हाँ, so 24th question is a metal A dipped in salt of metal B and displaces B from the solution. This shows that A is more reactive than B, B is more reactive than A, both A and B are equally reactive, none of the above. अब आपको पता है क्योंकि मेटल A ने मेटल B की सॉल्ट को डिस्प्लेस कर दिया है, एंड डिस्प्लेसमेंट सीरीज आपने पढ़ी होगी शायद, उसके तहत अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट सीरीज A इज गोना बी मोर रिएक्टिव देन B। A जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है B से, एंड यही रीज़न है कि वो B को डिस्प्लेस कर देता है। हाँ, 25th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो सॉल्ट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन सब में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। ए मेटल, बी प्योर वाटर कंटेनिंग सॉल्ट, सी शुगर सॉल्यूशन, डी ऑल ऑफ द अबव। अब इलेक्ट्रोलाइट्स एक व्यक्ति को तब दिए जाते हैं जब उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, या फिर जब उसको लेट से एक्सेसिव एनर्जी चाहिए होती है, उसने वर्कआउट किया एंड वो उसकी स्वेटिंग हो रही है एंड उसकी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स लूज कर रही है, तब हम इलेक्ट्रोलाइट्स का सोल्यूशन देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के सोल्यूशन को हम ORS भी कहते हैं, ओरल रीहाइड्रेटिंग सॉल्ट्स। बेसिकली दुनिया की हर तरह की सॉल्ट जो पानी में घुल जाए वो आपका इलेक्ट्रोलाइट है। सो प्योर वाटर कंटेनिंग सॉल्ट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 26th है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज अ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली क्या होती है कि एक फ्यूल कितनी ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड कर सकता है पर किलोग्राम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, LPG, पेट्रोल, नेचुरल गैस दे रखे हैं। मैं ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा हर एक की कैलोरीफिक वैल्यू बताने में। ये आपकी NCERT में भी लिखा है, कंबस्शन एंड फ्लेम चैप्टर में, क्लास 8 के NCERT में। उसके अकॉर्डिंग the answer is hydrogen. Hydrogen is used inside atomic power plants, ठीक है। सो एटॉमिक पावर प्लांट्स में अगर हाइड्रोजन यूज करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए ना। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो होती है 1.5 लाख किलो जूल्स, ठीक है। सो ये बाकी इन तीन से LPG, पेट्रोल और नेचुरल गैस से काफ़ी ज़्यादा हाई है। So the answer to 26th question is A, hydrogen. Okay, so 27th question है iron is electroplated with dash
टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्लास 8th की एनसीईआरटी आपका जो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर भी दे रखा है। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसका आंसर डी क्रोमियम है। हम क्रोमियम को इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं आयरन के ऊपर, किन किन चीज़ों पे, साइकिल्स पे, बाइक्स पे, आपके जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उन पे, यूटेंसिल्स पे, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि क्रोमियम जो होता है वैसे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शाइनी होता है और दिखने में अच्छा लगता है, सेकेंडली वो जंग नहीं खाता, तो इसलिए हम क्या करते हैं क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं आयरन पे, सो एज टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट लुक ब्यूटीफुल, उसको सुंदर दिखाने के लिए, एंड सेकेंडली उसको कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है। सो द आंसर टू 27th क्वेश्चन इज डी क्रोमियम। अब थर्ड पूछा गया ओजोन गैस इज O, O2, OZN एंड O3, द आंसर इज O3। जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? O3 या ओजोन, ठीक है। O2 तो आपका ऑक्सीजन हो गया एंड O कुछ नहीं होता, O एक सिंगल एटम है, ये एटम है, ये ऑक्सीजन है, ये ओजोन है, एंड OZN कुछ नहीं होता, ये एक इमेजिनरी चीज़ बना दी है इन्होंने बेसिकली क्या किया, ओजोन में से O हटा दिया एंड ये E हटा दिया तो OZN बन गया। हाँ, 29th क्वेश्चन इज डार्क जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज। अब कैंडल फ्लेम की अगर हम बात करें, अगर ये कैंडल है और ये इसकी विक है, ठीक है, तो इसके 3 जोन होते हैं, एक इनर जोन, एक मिडल जोन और एक होता है आपका आउटर जोन। जो आउटर जोन होता है वो ब्लू कलर में होता है, जो इनर जोन होता है वो आपके येलो कलर में होता है, एंड जो इनर जोन होता है वो ब्लैक कलर में होता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो कौन सा जोन आपका ब्लैक होता है? द रीजन अराउंड द विक, 29th A। हाँ, so 30th question is water should not be used as extinguishing agent for fires caused by A, oil, B, electricity, C, both A and B, and D, burning of wood। तो इसमें क्या पूछा गया है कि आग लग गई लेट से, तो हमें पानी को कब कौन सी ड्यूरेशन में यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका आंसर जो है वो है सी, बोथ ए एंड बी। अब मैं बताता हूँ क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी को डिस्कस करते हैं क्योंकि सिंपल है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में हम वाटर कभी यूज़ नहीं करते क्योंकि वाटर जो होता है ना वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक फायर में पानी डाल दोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लास्ट होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली जो व्यक्ति पानी फेंक रहा है उसको इंजरी या डेथ हो सकती है अगर करंट बहुत ज़्यादा है। एंड थर्ड, फायर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक फायर है, तो इसलिए हम पानी नहीं फेंक सकते। अब ऑयल के केस में हम पानी इसलिए नहीं फेंक सकते क्योंकि ऑयल जो होता है इट इज़ लेस डेंस देन वाटर। तो अगर आप ऑयल और वाटर को प्लस करोगे ना तो आपने देखा होगा कि ऑयल जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है ऐसे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। कभी ट्राई करना आप, ऑयल के अंदर पानी डालना है, पानी के अंदर ऑयल डालना, कुछ भी, आपको क्या पता चलेगा कि ऑयल ऊपर तैरता रहता है। तो अगर आप पानी फेंकोगे ना पेट्रोल की आग में या किसी भी तेल से लगी हुई आग में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे तेल ऊपर आ जाएगा और जलता रहेगा एंड पानी नीचे सेटल हो जाएगा। तो इसलिए हमें पानी को नहीं यूज़ करना चाहिए। जब ऑयल की आग हो या इलेक्ट्रिसिटी की आग हो तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं अगर छोटी मोटी फायर है तो सैंड यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी फेंक सकते हैं उस पर। बट किसी भी कंडीशन में अगर ऑयल की आग हो या इलेक्ट्रिसिटी की आग हो तो वाटर को नहीं यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38 इज सी। एंड अगर बर्निंग ऑफ वुड, अगर लकड़ी की आग हो तो आप पानी फेंक सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो 31st क्वेश्चन इज कॉड लिवर ऑयल कंटेन्स। कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? कॉड लिवर ऑयल होता है फिश का जो लिवर होता है, फिश लिवर का जो ऑयल होता है ना उसको हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। तो फिश का जो लिवर होता है ना इट इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है एंड ओमेगा 3 भी होता है, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए हमारी आइज़ के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए अच्छा होता है एंड ओमेगा 3 हमारी स्किन की, नेल्स की और हेयर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 31D। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया
टू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. सिंपल डेफिनेशन है, नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स. सो सिंपल आंसर है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 33rd क्वेश्चन इज अ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम इज. अब यहाँ पे हमें 4 बैक्टीरियाज का नाम दिया गया है. अब हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम है. एंड ऑब्वियसली इसमें कुछ चीज़ें जो है उनको बैक्टीरिया नहीं है. फॉर एग्जांपल सूडोपोडिया कुछ नहीं होता. सूडोपोडिया अमीबा का एक पार्ट होता है, अमीबा से रिलेटेड होता है. So anyways the answer to this question is A, Pseudomonas. Pseudomonas जो है वो एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, मतलब वो नाइट्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है. So the answer to this question is A, Pseudomonas. हाँ. 34th question is when a disease causing microbe enters into our body, the defense system produces B, antibodies. ठीक है. एंटीबॉडीज़ ये भी आपने कोविड टाइम में बहुत सुना होगा. एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या होती है, जब भी कोई डिजीज़, लेट्स से एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुस गया तो हमारा इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को पहचानता है. और जो हमारे इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स होते हैं, या आप कह सकते हो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, के सेल्स एंड टी सेल्स, वो अपने अंदर से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. एंटीबॉडीज़ क्या होती है? वो चीज़ें जो किसी डिजीज़ को मारती हैं. तो जैसे कोविड वैक्सीन्स हो सकता है आपके लग चुकी हो अभी तक, क्या हो सकता है ना लगी हो. तो कोविड वैक्सीन्स जो हैं वो भी क्या करती है, हमारी बॉडी में एक कमज़ोर कोविड डालती है, कमज़ोर कोविड सेल डालती है, और हमारी बॉडी उसको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उससे मारने के लिए. एंटीबॉडीज़ को आप बेसिकली क्या कह सकते हो? वेपन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, वेपन्स ऑफ इम्यून सिस्टम. हाँ. सो 35th क्वेश्चन इज प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज इज रेयन, कॉटन, वूल और सिल्क. आप अगर थोड़ा सा इसको सोच के आंसर कर देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर बी कॉटन है. फर्स्ट ऑफ ऑल रेयन तो जो होता है वो एक सिंथेटिक चीज़ होती है ना. एंड सेल्यूलोज क्या होता है? जो आपका ग्रास के अंदर मैटर फाउंड होता है उसको हम सेल्यूलोज कहते हैं. वूल और सिल्क जो होते हैं आपके, वूल और सिल्क वो तो एनिमल से मिलते हैं, तो सेल्यूलोज का सवाल ही नहीं उठता. और रेयन तो सिंथेटिक है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कॉटन. कॉटन जो होता है वो सिंपली सेल्यूलोज होता है. ठीक है. सो 35th क्वेश्चन का आंसर है बी कॉटन. 36th क्वेश्चन इज द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ ए सेल्यूलोज, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज, डी ग्लाइकोजन. अब जो आपके प्लांट सेल्स होते हैं ना, आपको पता होगा उनके आसपास में एक प्लांट सेल वॉल होती है. अब ये सेल वॉल जो है ना, ये एक ऐसे मैटर से बनाई जाती है जो इजीली डिस्ट्रॉय ना हो सके. अब जो ये बाकी 3 मैटर्स है ना, स्टार्च, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म है ना. या आप कह सकते हो सोर्सेज ऑफ एनर्जी के सोर्सेज है. तो एक पौधा अपनी सेल वॉल में एनर्जी के सोर्सेज यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी उसको चाहिए सर्वाइवल के लिए. तो वो क्या यूज़ करेगा? वो सेल्यूलोज यूज़ करता है अपनी प्लांट वॉल में. इसका एक और फ़ायदा क्या होता है कि सेल्यूलोज जो होता है ना, हर एक जानवर डाइजेस्ट नहीं कर सकता. सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेबल, इट इज़ क्वाइट इनडाइजेस्टेबल. ठीक है. आपके हर्बीवोर्स जो होते हैं, काओ, बफेलोज, गोट्स, हॉर्सेज, ये सब डाइजेस्ट कर लेते हैं. बट आपके ओमनीवोर्स जानवर हो गए, जैसे इंसान हो गया, या एक डॉग हो गया, कैट हो गया, कार्निवोर्स हो गए, ये लोग जो हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. तो इसी वजह से ये एक तरीके से प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं उसकी सेल की, ताकि उसको कोई डैमेज ना पहुंचा सके. 37th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग which of these are found as both unicellular and multicellular organism? The answer to this is algae. Algae, कुछ algae जो होते हैं वो unicellular होते हैं और कुछ जो होते हैं multicellular होते हैं. ये तीनों जो चीज़ें हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ, ये तीनों के तीनों यूनिसेल्यूलर होते हैं. एल्गाe में जैसे क्लैमिडोमिनास है, क्लेमाइडोमिनस, वो यूनिसेल्यूलर होता है. हाउएवर स्पायरोगाया जो हो गया, स्पायरोगाया, वो मल्टी सेल्यूलर होता है. सो 37th क्वेश्चन का आंसर है सी एल्गे.
38 है ह्यूमन फीटस कनेक्ट्स रिमेन्स कनेक्टेड विद मदर्स ब्लड सर्कुलेशन थ्रू ए ओविडक्ट, बी फिम्ब्रे, सी umbilical cord and D vagina. So the answer to this question is C umbilical cord. जो वो कनेक्टेड रहता है, फीटस जो होता है, एक बच्चा जो होता है अपनी माँ से, नाभि से umbilical cord निकलती है. So the answer to question number 38 is C umbilical cord. 39th question is the nucleus present inside a zygote is. तो zygote basically क्या होता है, एक sperm cell और एक एग सेल का मिक्सचर जो होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं. तो इसमें एक तो न्यूक्लियस होगा स्पर्म सेल का एंड दूसरा न्यूक्लियस होगा एग सेल का. तो आप इनको ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जाइगोट में दो सेल के न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, बट जैसे वो धीरे धीरे डेवलप होता है, वो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, उस प्रोसेस में वो दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं एंड आखिर में एक ही न्यूक्लियस बचता है. बट एक जाइगोट में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2. Which of the following can be used to harvest a crop and also to beat out grain from chaff? अब हार्वेस्टर जो होता है उसका काम होता है क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना या कटाई करना. थ्रेशर जो होता है थ्रेशर का काम होता है ग्रीन में से चैफ अलग करना. चैफ क्या होता है? जो वो हस्क भूसा जो होता है. और एक कंबाइनर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, इन दोनों की चीज़ों को कंबाइन करके फॉलो करता है. सो कंबाइनर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. एक कंबाइनर जो होता है वो आपके हार्वेस्टिंग का भी काम कर सकता है, थ्रेशिंग का भी काम कर सकता है, वो फील्ड को लेवल करने का भी काम कर सकता है. एक कंबाइनर इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव आता है एज कम्पेयर टू हार्वेस्टर. कंबाइनर का पर्पस क्या होता है? वो सारी चीज़ों को एक ही में मिला देता है ताकि आपको वो थोड़ा सस्ता पड़े. अब अगर अलग अलग 4 मशीन खरीदोगे तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट अगर आप एक ही मशीन ले लोगे तो वो थोड़ी चीप पड़ेगी आपको एज कम्पेयर टू अगर आप 4 अलग अलग खरीदते हो. सो द आंसर टू 40th क्वेश्चन इज बी कंबाइनर. 41st क्वेश्चन इज द माइक्रो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड केक्स इज बी ईस्ट. ये बात आपको पता होगी. पिज्ज़ा मेकिंग या फिर मैं कहूँ किसी भी चीज़ की बेकिंग, पिज्ज़ा की हो, स्वीट्स की हो, कोई भी हो, उसमें ईस्ट डाली जाती है. ईस्ट बेसिकली क्या करती है? फर्मेंटेशन में हेल्प करती है और किसी चीज़ को फुलाने में मदद करती है. तो जो पिज्ज़ा बेस अगर आपने कभी देखा हो, एक ब्रेड होती है जिसके अंदर कोई भी फुलाव नहीं होता, फैलाव नहीं होता, बट जैसे ही उसमें आप ईस्ट डालते हो वो फूल जाती है, फैल जाती है. सो ये जो है ईस्ट का काम होता है. ईस्ट किस चीज़ में काम आती है? बेकिंग में, ब्रेड्स में, अल्कोहल इंडस्ट्री में, एटसेट्रा एटसेट्रा. So 42nd question is which term is used for a species which is restricted to a particular area. अगर let's say कोई species है, रॉयल बंगाल टाइगर का नाम लेते हैं. रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ एशिया में पाया जाता है नेचुरली. ठीक है, टाइगर्स इन जनरल जो हैं वो सिर्फ एशिया में पाए जाते हैं. तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, एंडेमिक या फौना? एक्सटिंक्ट तो नहीं हो सकती. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो बची नहीं है, बिल्कुल जीरो है. एंडेंजर्ड, हाँ, आप रॉयल बंगाल टाइगर को एंडेंजर्ड कह सकते हो, बट यहाँ पर कुछ और पूछा गया है. एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? वो स्पीशीज जो खतरे में है, डेंजर जोन में है. एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है एक ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है. जैसे रॉयल बंगाल टाइगर हो गया वो आपको सिर्फ एशिया में मिलेगा, या पोलर बेयर हो गया वो आपको सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक रीजन में मिलेगा. कोडियाक बियर हो गया वो आपको सिर्फ कोडियाक आइलैंड पे मिलेगा. सो इसका आंसर है सी, एंडेमिक स्पीशीज. एंड फौना का तो मतलब होता है एनिमल्स. कोई भी एनिमल हो, वो सड़क का डॉग हो या फिर जंगल का शेर हो, एवरीथिंग इज फौना. ओके, इन डैश द ऑफस्प्रिंग ग्रोज आउट ऑफ अ पेरेंट्स बॉडी. ठीक है, अब यहाँ पे हमें 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ह्यूमन, पैरामीशियम, अमीबा एंड हाइड्रा. ह्यूमन्स हमें पता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हमारा अलग होता है. पैरामीशियम और अमीबा क्या करते हैं? फिजन के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं. फिजन मतलब ये क्या करते हैं? अपने आप को सिंपली 2 टुकड़ों में बांट देते हैं एंड इनका रिप्रोडक्शन हो गया. हाइड्रा जो होता है एक प्रोसेस यूज करता है बडिंग. बडिंग में क्या होता है? अगर लेट्स से ये हाइड्रा है,
इसके अंदर से ही एक नया हाइड्रा निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। और तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, ए हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा के अंदर से ही उसका ऑफस्प्रिंग या उसका जो नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हो वो उसके अंदर से ही निकलने लग जाता है, अलग हो जाता है। एंड जिस टाइम पे ये हाइड्रा प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है नया वाला, ये उससे अलग हो जाता है। हाँ, 44th क्वेश्चन इज अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ ए फर्टिलाइजेशन, बी मेटामॉर्फोसिस, सी एम्बेडिंग एंड डी बडिंग। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक ड्रास्टिक चेंज आता है या एक सडन चेंज आ जाता है कि वो तुरंत बदल जाता है। जैसे ह्यूमंस में देखिए, हम में बहुत ज़्यादा सडन चेंज नहीं आता, ठीक है। एक 18 साल के व्यक्ति में और एक एकदम नया पैदा हुए बच्चे में बहुत फ़र्क होते हैं। साइज़ का फ़र्क होता है, स्किन का फ़र्क होता है, बोन्स का फ़र्क होता है और इवन की ऑर्गन्स के साइज़ का फ़र्क होता है। बट हम 18 साल में धीरे धीरे ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम एक ही दिन में ग्रो कर गए। बट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म तुरंत ग्रो कर जाता है, जब वो तुरंत चेंज हो जाता है, उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। फ्रॉग के केस में क्या होता है, एक टैडपोल होता है। टैडपोल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वो थोड़े ही टाइम में ना एक फ्रॉग बन जाता है और फ्रॉग बिल्कुल अलग दिखता है टैडपोल से। तो ये एक मेटामॉर्फोसिस का एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फोसिस का एक और एग्जाम्पल है बटरफ्लाई के केस में, कि बटरफ्लाई कैसे कैटरपिलर से, एक कैटरपिलर क्या होता है, एक वर्म होता है, कीड़ा है ना, उससे बटरफ्लाई बन जाती है, एक उड़ने वाला इंसेक्ट। सो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी मेटामॉर्फोसिस होती है, जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बहुत सडन चेंज आ जाता है, बहुत तुरंत चेंज आ जाता है। हाँ, 45th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने से हम पहले देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। इनका मतलब होता है वो फैक्टर्स जिनको देख के आप एक मेल में और एक फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर सको, ठीक है। तो हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी, वॉइस चेंज, रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ये जो हैं किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड है। जैसे हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी हो गई, यूजुअली मेल्स में होती है। वॉइस चेंज हो गई, वॉइस चेंज दो तरह की होती है, मेल एंड फीमेल में अलग अलग। जो आदमी होते हैं उनके पास थोड़ी भारी रहती है एंड फीमेल्स जो होती है उनके पास थोड़ी पतली रहती है। रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन आपके मेल्स में होता है। बट इंक्रीज इन हाइट एक ऐसी चीज़ है जो आपके मेल या फीमेल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों ही लंबे हो सकते हैं। 6 फुट के आदमी भी होते हैं, 6 फुट के औरत भी होते हैं। तो आप किसी की हाइट अगर मैं आपको बताऊं तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या ये व्यक्ति आदमी है या औरत है, अगर उसकी सिर्फ हम हाइट की बात करें। सो हाइट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। 46th क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट एनिमल सेल्स आर नर्व सेल्स, मसल सेल्स, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो सिर्फ 3 से 6 नैनोमीटर्स होती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्लेटलेट्स जो होती है वो 10 से 16 नैनोमीटर्स होती हैं। एंड ये जो बाकी भी मसल सेल्स काफ़ी बड़े होते हैं, वो माइक्रोमीटर्स में होते हैं। एंड आपका जो नर्व सेल्स होते हैं वो भी आपके माइक्रोमीटर्स में होते हैं। सो इन चारों में से सबसे छोटा सेल जो है एक रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल ऐसे एक गोला सा दिखता है हमें, कुछ इस तरीके का, और इसका काम होता है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखना, जो कि हमारे ब्लड को हेल्प करता है ऑक्सीजन के अंदर। सो रेड ब्लड सेल इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर बॉडी। 47th क्वेश्चन इज द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज। तो इन्होंने क्या पूछा है, जो सेल का जो लिविंग हिस्सा होता है जिसके अंदर जान होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द नेम ऑफ लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, एंड साइटोप्लाज्म इज द मटेरियल इनसाइड अ सेल, बट प्रोटोप्लाज्म मीन्स द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल। 48th क्वेश्चन इज उर्सा माइनर में कितने स्टार्स हैं। उर्सा माइनर हैज 5 स्टार्स इन इट। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा ऑलरेडी। 49th क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो हमारे अर्थ के ऊपर जो सैटेलाइट्स घूमती रहती है उनको पावर कहाँ से मिलती है। ए मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर, बी अ डायनामो, सी अ थर्मोफाइल, या डी सोलर सेल्स। आप इमेजिन करिए अगर आप स्पेस में कोई चीज़ छोड़ देते हैं अपनी सैटेलाइट एंड आप उसको पावर देना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका होगा कि उसको सन की पावर से चार्ज किया जाए, क्योंकि वो ये अर्थ हो गई हमारी और ये सैटेलाइट्स हैं।
सैटेलाइट्स जो हैं लगभग पूरे दिन जो है सन के एक्सपोजर में होती है, सैटेलाइट्स के लिए कोई दिन या रात नहीं होता, तो इसलिए उनको 24/7 जो है 24/7 तो नहीं, कभी कभार ये अर्थ के पीछे चले जाते हैं तब इनको सनलाइट नहीं मिल पाती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे इनको सनलाइट मिलती रहती है। तो इसलिए हम सोलर सेल्स का यूज़ करते हैं आपके सैटेलाइट्स में, ताकि क्योंकि उन्हें सोलर लाइट जो है वो रेगुलरली मिलती रहती है, तो इसलिए हम उनके अंदर सोलर सेल्स यूज़ करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ले सकें। एंड 58 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, सिंपल अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर है जनरेटर। जबकि इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर मोटर्स घूमती है जिसकी वजह से वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे हमारे को कहीं पे भी जनरेटर नहीं लिखा हुआ। सेल दे रखा है, ट्रांसफार्मर दे रखा है, डायनामो दे रखा है, इलेक्ट्रिक मोटर दे रखा है। तो जो ये डायनामो होता है ना, डायनामो जो है वो बेसिकली जनरेटर का दूसरा नाम है। इलेक्ट्रिक जनरेटर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में, बट डायनामो इसका साइंटिफिक नेम है। सो द आंसर ऑफ 50th क्वेश्चन इज सी, डायनामो। विद दिस ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व होता है। आई होप देयर आर नो डाउट्स। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम लगे, कहीं पे भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए, तो यू कैन ऑलवेज आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe to our channel for more study related content. I hope you have a really nice day and thanks for watching this video and good luck with your studies.